पूरी 11th का सबसे आसान चैप्टर सब्सिडरी बुक्स पार्ट 2। मतलब कुछ ऐसे मार्क्स जो कहेंगे ये हमारी तरफ से आपके लिए फ्री में लीजिए, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी सी दे देना। मतलब अभी आपके सामने बनेंगे पूरी 11th का सबसे आसान चैप्टर सब्सिडरी बुक्स पार्ट 2। तो सब्सिडरी बुक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सब्सिडरी बुक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 क्या है? कैश बुक। पार्ट 2 अदर सब्सिडरी बुक्स। इंट्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या है। खड़े रहो। कैश बुक क्यों बनाते हैं? टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। परचेजेस बुक क्यों बनाते हैं? टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। सेल्स बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न टू रिकॉर्ड goods purchase return of goods purchased on credit. Sales return to record return of goods sold on credit. तो वो हम इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कैश बुक में। अब मैं डायरेक्टली बात करूंगा परचेजेस बुक की। तो परचेजेस बुक क्यों बनाते हैं? पहली बात, इट इज अगेन अ सब डिविजन ऑफ जर्नल। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ही हो रही है। क्या हो रही है? रिकॉर्डिंग ही हो रही है। परचेजेस बुक, तो परचेजेस दो टाइप की होती हैं। एक होती हैं कैश परचेजेस, एक होती हैं क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस जो आपने करी होंगी वो आप कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगी? क्रेडिट परचेजेस। मान्या हो सकता है कि मैं फॉर एग्जांपल फर्नीचर का डीलर हूं, तो फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो क्या ये परचेजेस बुक में आएगा? Purchases book is prepared to record credit purchases of goods. Clear? तो if I am a furniture dealer तो बिल्कुल आएगा। बट मैं फर्नीचर डीलर हूं, मैंने अपने ऑफिस के लिए एयर कंडीशनर खरीदा क्रेडिट पे। परचेज एयर कंडीशनर ऑन क्रेडिट। परचेज एयर कंडीशनर ऑन क्रेडिट, क्या वो परचेजेस बुक में आएगा? नो। क्रेडिट परचेज आएगा? नो, यस, 50-50, नो, yes, again 50-50 to all, no idea, no idea, नहीं आएगा। Okay, I repeat, what is a purchases book? It is a subsidiary book which is prepared to record credit purchase of goods only, of goods only। तो अगर मैं फर्नीचर डीलर हूं तो मैंने एयर कंडीशनर अगर क्रेडिट पे खरीदा तो क्या वो गुड्स हैं? वो गुड्स ही नहीं है। तो क्या वो परचेजेस बुक में आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? समझ आया? क्योंकि परचेजेस बुक में सिर्फ और सिर्फ गुड्स आते हैं, और वो भी वो जो आपने क्रेडिट पे खरीदे। तो बड़ी स्पेसिफिक चीज वो रिकॉर्ड कर रहा। याद रहेगा? कैश परचेजेस नहीं आती, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स नहीं आते। क्लियर? जर्नल प्रॉपर। तो डाउट आएगा कि सर फिर वो कहाँ जाएंगे कि आपने जो एसेट्स परचेज करे क्रेडिट पे, जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है। जो भी ट्रांजैक्शन किसी स्पेसिफिक बुक में नहीं जा पाई वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? जर्नल प्रॉपर में। ओके, कोई भी डाउट? सो व्हाट इज अ परचेजेस बुक, also known as purchases journal? A book to record credit purchases of goods traded in और रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल भी बेसिकली आप खरीद रहे हो बनाने के लिए, वो गुड्स की कैटेगरी में ही आता है। तो एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और रॉ मटेरियल परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वो परचेजेस अकाउंट में ही जाते हैं। अगर कैश में हो तो कैश बुक में, क्रेडिट में हो तो परचेजेस बुक में। बट जर्नल एंट्री जब हम सीखी तो वो परचेजेस अकाउंट ही डेबिट हो रहा होता है, चाहे आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो या गुड्स खरीद रहे हो। हाँ, अगर एसेट परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो क्या वो परचेजेस अकाउंट में जाता है? वो तो एसेट अकाउंट को डेबिट होता है, तो वो परचेजेस बुक का पार्ट ही नहीं होगा, चाहे आप क्रेडिट पे खरीद लो। क्लियर? Purchases book is a subsidiary book in which credit purchase of goods, that is goods in which the firm deals or uses for manufacturing goods, are recorded. Thus, cash purchases of goods and purchase of non-goods like fixed assets are not recorded. तो ये हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या क्या रिकॉर्ड नहीं होता? कैश परचेजेस नहीं आएंगे यहाँ पे, और परचेज क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स भी नहीं आएंगे।
The entries in purchases book are recorded on the basis of invoices received. जो भी एंट्री पास करेंगे, हमारे पास जो बिल आया है बिल के बेसिस पे एंट्री पास होगा। इनवॉइस क्या होता है? बिल कौन बनाता है? इनवॉइस, सेलर ऑफ द गुड्स। तो जब मैंने किसी से सामान खरीदा तो उसने मुझे इनवॉइस दी होगी, उसमें डिटेल आ रही होगी क्या, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट था कि नहीं था, कैश डिस्काउंट था कि नहीं था, सारी इंफॉर्मेशन उसमें आ रही होगी। सबसे मजेदार पॉइंट, जब आप परचेज बुक और सेल्स बुक बनाएंगे तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी दिखाएंगे, उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी दिखाएंगे। सर क्या, ये तो पूरी वायलेशन हो गई, क्योंकि हमने तो डिफरेंस बड़ी मुश्किल से याद किया था कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में, कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। You will not be recording it in the books, but yes, you will be showing it in the calculations. Purchases book एक internal document है, आप कैलकुलेशन में दिखा रहे होंगे, आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे, आप प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन का पार्ट होगा, वो अभी आप देख लेंगे। पॉइंट कि ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन, कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन परचेजेस बुक में दिखाई जाएगी। ओके, अगर मिला है तो ऑफ कोर्स। ओके, list price or catalog price is the declared price of goods by the seller at which goods are sold. Trade discount, if any, is allowed on the list price or catalog price. एक होता है आपका लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस एक ही बात है, उसके ऊपर कैलकुलेट होता है ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट होता है इनवॉइस प्राइस, फिर उसके बाद आगे दिया जाता है कैश डिस्काउंट। और इसमें कैश डिस्काउंट तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं। क्लियर? परचेजेस बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली। क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? कैश परचेजेस ऑफ गुड्स और क्रेडिट परचेजेस ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है? चल सकते हैं आगे। फॉर्मेट बहुत ही सिंपल सा है, फॉर्मेट बहुत ही सिंपल सा है। इसमें कोई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होती, इसमें कोई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होती। पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर इनवॉइस नंबर बिल नंबर। इमेजिनरी कॉलम बनाना मैंडेटरी है, अगर आपको क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर दे रखा होगा तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज ये ब्लैंक रहेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, फिर फोलियो। फोलियो कौन सा? लेजर फोलियो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसके बाद लेजर में पोस्टिंग होगी। अब ध्यान से देखना, 99% स्कूल्स में वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ आप क्या बनाओ? डिटेल्स और टोटल का कॉलम बनाओ अमाउंट का। आपको फर्दर सेग्रीगेशन हर एक की अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, कि अगर फ्रेट है, ऑक्ट्रॉय है, पैकिंग चार्जेस हैं, तो उनके लिए सेपरेट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, यहाँ तक तो कॉमन है सबके लिए। उसके बाद मैं कह रहा हूँ डिटेल्स भी आएगा, वो भी सबके लिए कॉमन है। अब डिटेल्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेशन दिखाते हैं कि 80,000 का सामान है, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, आपको कितने का पड़ा। अब डिटेल्स में आपने कैलकुलेशन दिखानी है, उसके बाद बाहर टोटल आ जाएगा। नॉर्मली हर स्कूल में यही होता है, बट कुछ स्कूल्स में कहते हैं कि अगर क्वेश्चन में फ्रेट है, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, अगर पैकिंग चार्जेस हैं, कुछ भी अगर एडिशनल एक्सपेंसेस हैं, तो आप सेपरेट कॉलम्स बनाएंगे। डिटेल्स में तो आप जो कैलकुलेशन दिखा रहे हो कॉस्ट, उसमें सामान की वैल्यू आ जाएगी, फिर जो भी अगर एक्सपेंस हुआ है, अदर एक्सपेंस, फ्रेट का अलग कॉलम बन जाएगा, जो भी खर्चे हुए हैं उनका अलग कॉलम आ जाएगा और टोटल आ जाएगा। मैं दोनों क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, एक जिसमें कोई फ्रेट और एक्सपेंसेस नहीं है, एक जिसमें फ्रेट और एक्सपेंसेस हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड करके दिखा दूंगा कि जब आप सब कॉलम्स अलग अलग से हर एक खर्चे के लिए बना रहे हैं तो क्या होगा, नहीं बना रहे तो क्या होगा। तो मैं एक बार आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, आप प्लीज वो फॉलो करना जो आपके स्कूल में बताया गया। मीनिंग ऑफ परचेजेस बुक क्लियर? परचेजेस बुक में क्या क्या रिकॉर्ड होगा और क्या क्या रिकॉर्ड नहीं होगा क्लियर? फॉर्मेट बहुत ही सिंपल, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर। मतलब अभी क्वेश्चन करूंगा ना, आप हैरान हो जाओगे कि वाह, मतलब काश सारे चैप्टर ही ऐसे होते। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स में सारी कैलकुलेशन, फिर 99% केसेस में डायरेक्टली टोटल, 1% केस में किसी के स्कूल में हो सकता है, बोल सकते हैं कि वो भी तब जब एडिशनल खर्चे हों, क्वेश्चन में एडिशनल खर्चे पैकिंग और फ्रेट के हो सकते हैं, तो उनके लिए सेपरेट कॉलम बन जाएगा। ओके,
ठीक है, तो ये ऊपर की एक्सप्लेनेशन है कि डेट में आप डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में आप लिखेंगे आपने सामान किससे खरीदा, इनवॉइस नंबर बिल नंबर होगा अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो ही आएगा, लेजर फोलियो होता है द पेज नंबर ऑफ द लेजर की यहाँ से कौन से पेज नंबर पे पोस्ट हुई है, डिटेल्स में आएगी पूरी कैलकुलेशन की आपने क्या क्या सामान खरीदा, 10 ट्यूबलाइट खरीदी, 50 पंखे खरीदे, जो भी आपकी कैलकुलेशन है वो सारी आप पर्टिकुलर्स में दिखा के डिटेल्स में अमाउंट टोटल करोगे। समझ आई बात? कोई डाउट अभी तक? ठीक है, तो वो तो फॉर्मेट का पार्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मीनिंग, फॉर्मेट, फीचर्स पढ़ लेते हैं एक बार, क्या अर्ज है। फीचर्स ऑफ परचेजेस बुक, ऑल्दो सब रेपिटेशन ही होने वाला है। Credit purchases of goods traded are recorded in the purchases book. Credit purchases of items not dealt in, मतलब जिस जो आपका बिजनेस नहीं है, तो बेसिकली मेरा अगर फर्नीचर डीलर हूं मैं, तो मैंने अगर ऑफिस के लिए एयर कंडीशनर खरीदा है तो आई डोंट डील इन एयर कंडीशनर, बट अगर खरीदा है क्रेडिट पे तो वो परचेजेस बुक में नहीं जाएगा, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। तो जैसे कि बताया कि वो रेपिटेशन ही है, दे विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दे विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। Cash purchases are not recorded. Entries in the purchases book are recorded on the basis of invoices received from the seller of the goods. क्या होता है ये invoice? बार बार बोले जा रहे हैं। It is a document prepared by the seller. Be careful. बिल कौन बनाएगा? जो सामान खरीद रहा है या जो सामान बेच रहा है? Simple. So invoice is prepared by the seller and sent to the customer. It shows the goods sold with this description, quantities, prices, trade discount, expenses payable, if any. If any. तो व्हाट आर द यूटिलिटीज ऑफ परचेज बुक? कह रहा फायदा ही क्या हुआ परचेज बुक बनाने का? कह रहे जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं तो वो सेग्रीगेट कर देते हैं कि अच्छा क्रेडिट परचेजेस कितनी रही, तो सब क्लासिफिकेशन, सब डिवीजन ऑफ जर्नल हो रहा है रिकॉर्डिंग के टाइम ही, तो लेजर बनाना आगे इजी हो जाता है। It reduces the volume of work required to pass journal entry for each credit purchase, क्योंकि सेपरेट हो गया ना, तो आपको जर्नल में दिखाने की जरूरत नहीं है, आप परचेजेस बुक में अलग से दिखा रहे हैं। लेजर पोस्टिंग becomes easier. It is possible to have periodical total of credit purchase of goods. वरना अगर कंसोलिडेटेड हो रहा होता तो फिर तो दिक्कत होती ना बैलेंस निकालनी। अब आप जब चाहे क्रेडिट परचेज का टोटल आपको दिख रहा है क्योंकि आप एक अलग जगह पे दिखा रहे हैं, तो जो लेजर पर्पस सॉल्व करता था वो आपका रिकॉर्डिंग के टाइम ही पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि अच्छा बताओ अभी तक कितनी क्रेडिट परचेजेस हो चुकी हैं, किस किस से लिया है, आपके सामने वो इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है। इट बिकम्स इजियर टू चेक द प्राइसेस चार्ज्ड एंड अदर कैलकुलेशंस। तो परचेजेस बुक से रिलेटेड थ्योरी इतनी ही है। हमें 4 सब्सिडरी बुक्स करनी है, एक परचेजेस बुक, एक सेल्स बुक, एक परचेज रिटर्न बुक, एक सेल्स रिटर्न बुक। एक बुक बनानी आ गई तो सब एक जैसी है, ठीक है ना, तो मैं ज्यादा जोर परचेजेस बुक पे डालूंगा, फिर वो कॉन्सेप्ट हमारा सब पे अप्लाई हो जाएगा, सबका फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम। मीनिंग, फॉर्मेट, फीचर्स, यूटिलिटी, कोई भी डाउट अभी तक? कोई भी डाउट?